छोटी अवधि के लिए बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग का सिस्टम क्या है? स्विंग ट्रेडिंग अगर करनी है तो आप RS55 मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। RS55 मॉडल का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ 55 पीरियड्स का, जो कि स्टॉकेज के जो फाउंडर हैं विवेक बजाज जी, उनका सिस्टम है। यहाँ पे हम लास्ट 55 वर्किंग डेज में चेक करते हैं कि कोई स्टॉक निफ्टी से स्ट्रांग है क्या। रिलेटिवली मतलब निफ्टी जितना परफॉर्म किया है, क्या वो स्टॉक उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। जब वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग होना चालू हो रहा होता है तब हम एंट्री करते हैं, और जब वो वीक होना चालू होता है तब हम एग्जिट करते हैं। एकदम सिंपल सिस्टम है। आप कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, कैसे पता करना है कि अभी एंट्री का सही पॉइंट है, कौन कौन से इंडिकेटर ऐड करने चाहिए, मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। पहले भी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, पर अभी जो नए लोग जुड़े हैं चैनल से उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि RS55 कब यूज़ करें, RS123 कब यूज़ करें। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ क्लियर हो सके। तो सबसे पहले आप डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए कि ये वीडियो आप सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के देखिए, कि आप सीखिए और ज़िंदगी भर इससे काम कर सकें। आप इस वीडियो से सीखिए कि कैसे एक सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाने से मार्केट में आप हमेशा काम रहते हो, शांत रहते हो, और आपके जो स्टॉक मार्केट से कमाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसी नज़र से आप देखिएगा, इसमें दिए हुए किसी भी स्टॉक को कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा। हो सकता है मेरे पास भी पोजीशन हो, इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन स्टॉक्स में काम कीजिएगा। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल के लिए मैंने स्टॉक लिया है ओरिएंट टेक्नोलॉजी, ये आज 20% बढ़ा है। तो ये स्टॉक में अभी कैसे पता चलता कि इस पॉइंट पे हमें एंट्री करनी चाहिए और उसके बाद हमें कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, ये सब हमें कैसे पता चलता। तो जो मैं मॉडल यूज़ करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, छोटी अवधि के लिए ट्रेड के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब आपको लॉन्ग टर्म का ट्रेड लेना हो, लंबी अवधि का मतलब आपको 6 महीने रखना हो, 1 साल रखना हो, और आपको ज़्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन हो, तब आप RS123 को यूज़ कीजिए, या तो अडाप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए, जो कि मैंने बाकी वीडियोस में बताया है। जब आपको छोटी अवधि का ट्रेड लेना हो, मतलब कि अगर आपको रखना है सिर्फ 1-2 दिन से लेके 1 महीने 2 महीने तक, तब आप RS55 को यूज़ कीजिए। अब ये मॉडल जो बनाया है वो बेसिकली विवेक बजाज सर ने बनाया है, जिनका स्टॉकेज प्लेटफॉर्म आप शायद यूज़ कर रहे हो, और वहीं से स्टॉकेज से ही आपको वो स्टॉक्स भी मिलते हैं जो बताते हैं कि RS55 कौन सा स्टॉक आज जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो उन्हीं स्टॉक्स में आपको काम करना चाहिए। अब इसका सेटअप क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। तो आपको tradingview.com पे आना है और अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। जब आप जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे तो ये फ्री वर्जन में आप यूज़ कर सकते हैं, पेड वर्जन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंडिकेटर हम लगाने वाले हैं ये पेड नहीं है। बहुत लोगों को दिक्कत आएगी अभी भी ये वीडियो बनने के बाद भी, लेकिन आप मानिए कि आपको जीमेल से लॉगिन करना है और उसके बाद आपको ट्राई करना है, होगा ये भी पेड वर्जन नहीं है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ ये बोल रहा है कि आपको ये सिर्फ बेसिक करंट प्लान बेसिक है, तो उसी में मैंने ऐड किया है। तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर में जाना है। मैंने 2 इंडिकेटर लगाए हुए हैं यहाँ। ये जो है ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो निफ्टी से कंपेयर कर रहा है। क्या कंपेयर, ये RSI नहीं है, RSI ये नीचे वाला इंडिकेटर है। RSI इंडिकेटर दिखाता है कि स्पीड क्या है किसी गाड़ी की, मोमेंटम कितना है। तो अगर वो 50 से ऊपर है, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ये जो 50 है, जो मिडिल लाइन है, ये 50 है। तो अगर 50 से ऊपर होता है RSI, वो दिखाता है कि मोमेंटम है स्टॉक में। तो यहाँ पे हमारा जो सेटअप है उसमें हम RSI यूज़ कर रहे हैं और RS यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये RSI से अलग है। अब RS क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो बताता है कि कोई स्टॉक निफ्टी से मुकाबले तेज परफॉर्म कर रहा है या धीमे। यही हम देखना चाहते हैं, क्योंकि निफ्टी में पूरा मार्केट समाहित है। निफ्टी में 50 कंपनियां जो हैं वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। अब आप चाहे स्मॉल कैप लेना चाहें, मिड कैप, बैंक निफ्टी, आप सबको कंपेयर कीजिए निफ्टी से ही, क्योंकि अगर निफ्टी गिर रहा है तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि मार्केट में एक गिरावट का मूड है। वैसे में अगर आपका स्टॉक निफ्टी को बीट कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, मतलब कि आपका स्टॉक बेटर है। ठीक है, तो ये इसीलिए आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, निफ्टी से ही कंपेयर कीजिए आप। अगर आप हर चीज़ को अलग अलग कंपेयर करने लगेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। जितना आपका सिस्टम सिंपल होगा, सरल होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से आप डिसीजन ले सकते हैं।
मार्केट में अगर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर देंगे इस चीज़ में तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। इसीलिए डिसीजन जल्दी बने, आसानी से बने, और मान के चलिए कि अगर आप 10 बार चुनेंगे तो 6 बार सही होगा, 4 बार गलत होगा। तो गलत जब होना ही है तो इतना ज़्यादा क्यों सोचना, गलत होएंगे तो छोटा लॉस लेंगे, फ़ायदा होगा तो बड़ा फ़ायदा लेंगे, इस सोच के साथ आपको काम करना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इंडिकेटर में ऐड करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक, जो कि हमारे एक भारत ट्रेडर ने इंडिकेटर बनाया है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। यहाँ पे जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ सर्च करेंगे तो आपको नीचे की तरह कम्युनिटी सेक्शन में एक इंडिकेटर आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर, उसको आपको ऐड करना है यहाँ पे, और उसकी सेटिंग में यहाँ पे जो पीरियड है इसको रखना है 55। बस इतना ही काम करना है, आपका सेटअप रेडी है। अब जो हमारा जो एंट्री का जो रूल है वो रूल ये है कि ये जब RS लाइन जब जीरो को क्रॉस करे, ये जो बीच की लाइन है ये जीरो को शो करती है। जीरो मतलब जितना निफ्टी परफॉर्म किया है उतना ही आपका स्टॉक। जीरो से नीचे है मतलब जितना निफ्टी ने लास्ट 55 वर्किंग डे में, 55 दिन क्यों हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक तो 55 फिबोनाची नंबर है। फिबोनाची नंबर मतलब सेम चीज़ें रिपीट होती हैं प्रकृति में, और 55 लगभग 3 महीने का टाइम होता है। आप देखिए ट्रेडिंग में तो पिछले 3 महीने के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आपका स्टॉक निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये लाइन जीरो के ऊपर निकलेगी। जब ये जीरो के ऊपर निकलेगी मतलब कि ग्रीन सिग्नल है, यहीं पे हमें पोजीशन लेना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ क्या देखनी है कि मोमेंटम है क्या स्टॉक में, तो हम देखेंगे कि RSI जो RSI 14 पीरियड वाला है, ये जो पीरियड क्या है RSI की लेंथ 14, ये 50 से ऊपर होना चाहिए, 50 से ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पे जब ये RS लाइन जीरो को क्रॉस किया तब ये RSI 50 के ऊपर था, मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका एंट्री बनता है। ठीक है, अब आपको ये कब तक रखना है, ये तो हो गया एंट्री का सिग्नल। अब एग्जिट का सिग्नल क्या है, या तो ये RS लाइन वापस से 50 के नीचे आ जाए तो हमारा एग्जिट होना चाहिए। दूसरा एग्जिट होना चाहिए कि जो लास्ट स्विंग लो बनते हैं ना यहाँ पे आपको ट्रेल करते हुए जाना चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको ये जो लास्ट स्विंग लो है यहाँ पे आपको ट्रेल करते हुए जाना चाहिए। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाए डेली टाइम फ्रेम में तो वहाँ पे हमें एग्जिट का रूल रखना चाहिए। तो क्लियर है, सिंपल है, एंट्री का रूल और एग्जिट का रूल। अब ये जो RS लाइन है ना ये जीरो के ऊपर नीचे कभी कभी थोड़ा बहुत होती है, तो इसलिए मैं जो रूल यूज़ करता हूँ कि परफेक्ट जीरो के नीचे आने पे ना एग्जिट करके 0.1 के नीचे एग्जिट आने पे मैं निकलता हूँ। -0.1 के नीचे आने पे ये एग्जिट रूल होना चाहिए, करेक्ट रूल। तो आपको अब कोई भी सिस्टम में आपको क्या होना चाहिए, एंट्री का रूल, एग्जिट का रूल और आपका जो फिक्स स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस क्या है हमारा, सेम एग्जिट का रूल जो है वही स्टॉप लॉस है। या तो ये जो लास्ट स्विंग लो है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती तो ये जो स्विंग लो है इनके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो ये आपका SL का रूल, एग्जिट का रूल और एंट्री का रूल एकदम क्लियर होना चाहिए। लाइव मार्केट में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ क्या करना है। अब आपको तो बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जहाँ पे आपको ये RS 55 जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा होगा, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। किया मतलब कि मुझे इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, इनमें नहीं लेनी। उसके लिए आप यूज़ कीजिए फंडामेंटल्स आपको यूज़ करने हैं। उसके लिए फंडामेंटल्स मतलब जैसे आपने जो भी सीखा है कि EPS ग्रोथ होनी चाहिए, किसी स्टॉक में क्या होना चाहिए, EPS ग्रोथ, जो उसका जो अर्निंग है वो तेज गति से बढ़ना चाहिए। तो जिस कंपनी की EPS ग्रोथ ज़्यादा है, ROE ज़्यादा है, उसको आप चुनिए। जिस कंपनी में ये कम है उस स्टॉक को आप निगलेक्ट कीजिए, उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। इस तरीके से आपको जो स्टॉक्स देगा स्क्रीनर, या जिस तरीके से जो भी स्क्रीनर, उसको आप RS 55 में डालिए। कहीं से भी आपको स्टॉक मिलता हो, चाहे आपका फ्रेंड कहे, टेलीग्राम में आप कहीं से देखें या और कहीं से देखें, उस स्टॉक को आप इस सेटअप में डालिए। अगर आपका सेटअप एंट्री देता है तो आप एंट्री कीजिए, नहीं तो वेट कीजिए। और उसमें जो जो स्टॉक्स मिलेंगे उनमें से बेस्ट चुनने के लिए आप देखिए जो भी बाकी चीज़ें आपने देखी हैं, ब्रेकआउट, या तो आपने सीखा होगा प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस, फंडामेंटल्स, वो सब कुछ यहाँ पे आप लगा दीजिए। जैसे आप यहीं पे अगर हम एक वॉल्यूम लगा के देखते हैं, इन दोनों इंडिकेटर को हटाते हैं और यहाँ पे हम वॉल्यूम लगाते हैं, और जैसे कि हमने सीखा था कि वॉल्यूम जब बड़ा आए तो उसमें क्या होता है कि किसी इनसाइडर की पोजीशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस चार्ट को, तो यहाँ पे ये
एक फॉल आया था और उसके बाद ये साइडवेज था। एक पूरे पैटर्न क्या है यहाँ पे, एक साइडवेज, और उसके बाद से फिर ये वॉल्यूम्स, बड़े बड़े वॉल्यूम्स। तो जहाँ पे वॉल्यूम्स आते हैं वहाँ क्या दिखती है कि कुछ एक्टिविटी हुई है। तो ये वॉल्यूम्स वाला चीज़ हमने पहले भी पढ़ा है, और उससे पहले कोई वॉल्यूम नहीं। तो ये अक्यूमुलेशन जोन होता है, और वापस से एक बढ़ते हुए वॉल्यूम इशारा करते हैं कि स्टॉक में कोई हलचल हो रही है, कोई पोजीशंस बनाई गई हैं। तो उस तरीके से आपको देखना है। ये स्टॉक अभी अभी लिस्ट हुआ है 2024 में, तो वहाँ से एक रैली दिया और उसके बाद फिर से नीचे, जो हमने एक वीडियो में बात की थी। तो जो 2 साल, पिछले 2 साल 1 साल में जो आईपीओज आए हैं वो देखने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं आने वाले टाइम के लिए। तो यहाँ पहले भी वॉल्यूम्स आए थे, स्टॉक ने एक रैली दी थी और उसके बाद एक साइडवेज, एक फॉल आया और फिर साइडवेज मूवमेंट, एक बहुत बड़ा, एक काफ़ी टाइम का एक अक्यूमुलेशन जोन, और वहाँ से अभी एक ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ में RS 55 को क्रॉस करता हुआ। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए है, इसको कोई रिकमेंडेशन ना समझिएगा। आप खुद ऐसे स्टॉक पसंद कीजिए। जितने भी आईपीओ आए हैं पिछले 2 साल में, उनके चार्ट्स को ओपन कीजिए, एनालिसिस कीजिए कहाँ पे इस तरीके के वॉल्यूम आ रहे हैं। जब वो स्टॉक गिर रहा था तो वॉल्यूम बिल्कुल छोटे होने चाहिए, मतलब सेलर्स का इंटरेस्ट नहीं था, ये दिखाता हुआ होना चाहिए। फिर इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को चेक किए screener.in पे, जो मैंने सिखाया है, वहाँ से आपको मिलेंगे अच्छे स्टॉक्स। तो ये एक पूरा सिस्टमेटिक तरीका अपनाइए, एकदम रैंडमली कुछ मत कीजिए कि कुछ भी जाके कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।